टुडे वील स्टडी नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी रूट। ये बेसिकली एशियन टाइम से यूज़ किया गया है। इट इज़ कॉल्ड नासिया, ठीक है। इट इज़ लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट देता है एंड इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल नेजल कंडीशंस हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। However, recent the nasal mucosa has seriously emerged as a therapeutic viable route of administration. अब इसके क्या क्या लाइक मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि जो पहले क्या होता है कि कुछ प्योरली सॉल्युबल ड्रग होते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती है जीआईटी में, और पुअर सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन होता है उनका एंड एक्सटेंशन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसलिए इस टाइम पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ना हो उनका। उसके बाद और एक और रीज़न है, जैसे कि ना ब्लड ब्रेन बैरियर इज प्रेजेंट इन जस्ट above the nasal epithelium surface, so drug can easily be passing through the olfactory epithelium and easily cross the blood brain barrier. अब इसके एडवांटेजेस हम लोग क्या देखेंगे कि हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, रैपिड ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी इम्प्रूव बाय मीन ऑफ एब्जॉर्प्शन एनहांसर, और जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अच्छी होते हैं, कन्वीनियंट फॉर द लॉन्ग टर्म थेरेपी कंपेयर टू द पेरेंटल मेडिकेशंस। ड्रग पोजेसिंग पुअर solubility लाइक जीआईटी फ्लूइड गिवन बाय द नेजल रूट, ईजी एंड कन्वीनियंट मेथड होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन टू अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं हम लोग। लिमिटेशंस क्या है, बेसिकली कोल्ड और एलर्जिक पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक कोल्ड और एलर्जिक में ऑल्टर द सिग्निफिकेंट नेजल बायोअवेलेबिलिटी, तो उन्हें बायोअवेलेबिलिटी कम कर सकते हैं लाइक कोल्डर इन सब की कंडीशंस में। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, तो उसमें क्या टॉक्सिसिटी ऑफ लाइक एब्जॉर्प्शन एनहांसर की ना टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, लाइक जब हम लोग डालेंगे ना इन्हांस करने के लिए एब्जॉर्प्शन, तो कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन एनहांसर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। तो बेसिकली नेजल कैविटी बहुत स्मॉलर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू एज कम्पेयर टू द जीआईटी। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नोज। जैसे हम लोग को देख सकते हैं डायग्राम की, ये जो साइनस है ये ऑल्फैक्टरी लॉब है, पर उससे देख सकते हैं। इसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नोज हम लोग देखते हैं, इथमॉइड साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है, नेजल कैविटी हमने देख रखी है, सुपीरियर ट्यूबुलेटी लाइक ये सब लोग अभी बार ऊपर ऊपर लेक देख सकते हैं कि नेजोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लेरिंगोफेरिंग्स हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो नोज हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग बोन्स लाइक फ्रंटल बोन्स एंड ऑल, नेजल बोन्स एंड मैक्सिलरी एक्सटर्नल में आते हैं। सपोर्टिंग बोन्स आती हैं और हाइलीन कार्टिलेज आता है, जिट इज़ अ सेप्टल कार्टिलेज। जो नाक के बीच में जो कार्टिलेज होती है ना, सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज एंड हाइलीन कार्टिलेज, उससे बनी होती है हाइलीन कार्टिलेज से, एंड ओपनिंग एंड अंडर द सर्फेस एक्सटर्नल एक्सटेंड नॉस्ट्रल्स। और इंटरनल नॉस्ट्रल जो होता है, इंटरनल नोज होता है, उसके अंदर इट इज़ अ लार्ज कैविटी दैट लाइज इन्फीरियर टू द नेजल बोन्स एंड सुपीरियर टू द माउथ, inferior to the nasal bone and superior to the mouth, or nasal passage runs from the nasal vestibule to the to nasopharynx and has a depth of approximately 12 to 15 centimeter. The lining of the highly vascular tissue are rich in mucus gland and goblet cells. और तो गॉबलेट सेल क्या होता है कि म्यूकस की सिक्रेशन करता है। अब इट कंसिस्ट ऑफ नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल कॉन्काई एंड नेजल मेटिसस और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड नेजल एपिथेलियम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नोज हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या है, क्या पाथवे ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहले पहले क्या होता है कि नेजल कैविटी से हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में आ जाता है, उसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है और फिर हमारा ब्रेन के पास जाता है। और दूसरा रूट क्या है कि अगर हमारा कोई ड्रग है वो नेजल कैविटी के थ्रू क्या करता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जाता है, फिर क्या करता है ये कि ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू डायरेक्टली ब्रेन में चला जाता है वाले में, और इसमें हम लोग ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू भी जाता है वो डायरेक्ट ब्रेन में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस लिखा हुआ है, बेसिकली वो एक्सलेशन करते हैं हम लोग, तो 0.2 माइक्रोमीटर से जो कम ज़्यादा के पार्टिकल्स होते हैं, इनसे बड़े वाले जो ड्रग्स होते हैं वो ऑलरेडी म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। तो देखो इसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाकर ना फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इधर होता है अगर वो लंग्स में ऐसे गया, बट इस वाले में वे में नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे नोज ब्रेन पाथवे। बेसिकली क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है ब्रेन और सीएसएफ के। तो हम लोग क्या करेंगे, मेडिकेशन एब्जॉर्ब अक्रॉस द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा डायरेक्टली एंटर्स टू द सीएसएफ। This area is termed as nosal brain pathway and offers a rapid and direct route of drug delivery to the brain. हम पढ़ेंगे mechanism of drug transport across the mucosa। इसमें आता है पैरासेलुलर और कहते हैं इंट्रासेलुलर, जो सेल के बीच में जो टाइट जंक्शन होता है उसके थ्रू हमारा जो जाता है ड्रग। और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के जो अंदर से ही जाता है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, फॉर एग्जांपल लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा। और इंटरसेलुलर की एग्जांपल है इंसुलिन और एमएसएच। अब थर्ड है हमारा ट्रांसाइटोसिस। में क्या होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स है तो पिनोसाइट
पिनोसाइटोसिस के थ्रू जाएगा, और सॉलिड पार्टिकल है तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जाएगा। तो इन दिस पार्टिकल्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड ट्रांसफर टू द सेल्स। द फंक्शन ऑफ नोज़ क्या होता है, इसका फंक्शन ऑफ नोज़ क्या है, हमारा ऑल्फैक्टरी है जो स्मेल के लिए डिटेक्शन के लिए होता है, रेस्पिरेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर हीटिंग होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है नोज़ का काम। नाउ विल स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द नेजल एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें क्या होता है, सॉलिबिलिटी आता है, परमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, लाइक इंक्रीज होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें क्या पहला हमारा क्या है, केमिकल फैक्टर। अब केमिकल फैक्टर्स में बेसिकली क्या होगा कि केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम लोग कंपाउंड की, तो उसकी इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, लाइक सार हमने पढ़ा था ना इसमें, तो इसमें आता है सॉल्ट और एस्टर फॉर्म ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर, ठीक है, और अचीव बेटर सॉलिबिलिटी एंड ट्रांस नेजल परमिनेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब मॉलिकुलर वेट अगर 1000 डेल्टन से ज़्यादा होगा तो लेस सॉलिबिलिटी होगी, अगर कम होगा इससे तो फिर हमारा ईजिली अवेलेबल होगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या, तो एज वी नो कि लाइक बहुत सारे जो वो होते हैं कंपाउंड्स तो अलग अलग एक मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा एंड गामा अलग अलग फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। तो इन सबकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी एब्जॉर्प्शन होगी, तो उससे पहले हम लोग अगर कुछ करना है उस परफॉर्म, उससे पहले ही हम लोग उसकी ना जो केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी जो फंक्शन है पर्टिकुलर फॉर्म की, तो उसको चेक करके फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। अब पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली लिपोफिलिसिटी बताता है, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा ड्रग का। बट अगर एक लिमिट में ही लाइक लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी उस लिमिट ज़्यादा, तो फिर ना सॉलिबिलिटी अब अपने आप में कम हो जाएगी। अनदर फैक्टर इज सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। अगर सॉलिबिलिटी पार्टिकल साइज छोटा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होगा। अब पार्टिकल साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक फैक्टर है इसमें कि 10 to 20 माइक्रोमीटर को, तो डिपॉजिट जो ड्रग होगा डिपॉजिट होगा नेजल कैविटी में। अगर 2 माइक्रोमीटर से अगर छोटा है तो रिटेन इन द लंग्स। अगर 20 माइक्रोमीटर से अगर ज़्यादा तो एक्सेल आउट हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था एक्सेलरी वाले में। इसके बाद फिर हमारा आता है बैरियर टू द नेजल एब्जॉर्प्शन। इसमें आता है लो बायोअवेलेबिलिटी। तो इसमें ये कि अगर कोई ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक होगा तो जल्दी इजीली एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा, बट अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा तो नहीं होगा, क्योंकि लिपोफिलिक इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक नेचर के होता है, इसलिए अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और बट अगर लिपोफिलिक नहीं होगा तो उसकी लो बायोअवेलेबिलिटी होगी। उसके बाद फिर हमारा सेकंड है लो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो जैसे कि कभी कोई ड्रग जाती है ना उसमें, तो फिर रिटेंशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हो जाता है, मतलब म्यूकस जो होता है ना वो जल्दी से उसको क्लियर आउट कर देता है जल्दी से, अगर हम लोग कोई ड्रग लेते हैं तो इसलिए म्यूकोसिलिक एक्सक्रीशन की वजह से ना क्या होता है कि हमारा जो ड्रग होता है वो मतलब अच्छे से वो नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड पाउडर फॉर्मुलेशन शोज रैपिड क्लियरेंस। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इसमें क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स बाय एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज, बेसिकली दे आर बैरियर टू द नेजल एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन पाथवे। एब्जॉर्प्शन पाथ में क्या होता है, अगर ड्रग हम लेते हैं ऑल्फैक्टरी टिश्यू के थ्रू तो फिर वो सीएसएफ के थ्रू जाती है, ठीक है। और वो कहते हैं क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन टिश्यू के पास भी जाती है। अगर ड्रग हमारी जो ड्रग है वो ब्लड में गई तो फिर सीएसएफ में जाती है। हम लोग अलग अलग पाथवेज हमने पढ़ रखे हैं, ऑल्फैक्टरी सिटी ब्लड में भी जाती है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो ड्रग है जब लिम्फेटिक में जाती है तो वो भी टिश्यू और एन ऑर्गन में जाती है, लिम्फेटिक से सीएफएस में हो जाता है, सीएसएफ में। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव द नेजल एब्जॉर्प्शन। इसमें बेसिकली हमारा पहला क्या है कि जैसे कि चिलेटिंग एजेंट डाल देंगे, सर्फेक्टेंट डाल देंगे, जैसे कि सेपोनेंस वगैरह डाल देंगे, जैसे वो बढ़ा देगा। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इन्हांस करती है परमेशन इन्हांसर की तरह काम करती है। इसके बाद कहता है स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव द नेजल एब्जॉर्प्शन। एक और आएगा स्ट्रैटेजीज में क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ द पेप्टाइड लाइक एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड ब्रेडिकाइनिन, वेसोप्रेसिन एंड कैल्सिटोनिन्स आर इम्प्रूव्ड व्हेन प्रिपेयर्ड इनटू एनामाइन डेरिवेटिव। हाँ, तो स्ट्रैटेजीज में वही है कि एंजियोटेंसिन अगर ब्रेडिकाइनिन और वेसोप्रेसिन ये सब क्या है कि एनामाइन फॉर्म में डेरिवेटिव में फॉर्म अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद थर्ड वन है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, कैल्सिटोनिन होता है, अगर CN बॉन्ड उसका रिप्लेस लाइक SAR उसका लाइक चेंज कर देंगे ना तो फिर उसकी मॉडिफाइड हो जाएगा। जैसे कि कैल्सिटोनिन है उसका CA बॉन्ड रिप्लेस कर देंगे SS बॉन्ड, तो एक एटोनिन बन जाएगा और उसके बाद फिर उसकी बायोबिलिटी भी चेंज हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। एक और है मेथड की पार्टिकुलर ड्रग डिलीवरी, जैसे कि माइक्रोजोमल लिपोसोम्स, ये सब कहते हैं बेसिकली बैक्टीरियल सॉलिबिलिटी करेंगे, बायोबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। अब इसके बाद फिर करेंगे यूज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन एजेंट्स, और एग्जांपल नेजल एंजाइम इनहिबिटर्स में लाइक पेप्टिडेज, जैसे कि नेजल एंजाइम इनहिबिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, पेप्टिडेज प्रोटीज, ये सब बेसिकली क्या करते हैं ड्रग के ना जो उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इनके ना इनहिबिटर यूज़ करेंगे हम लोग, प्रोटीज इन सब के इनहिबिटर यूज़ करेंगे जो वो सब करने से रोक दें। ट्रिप्सिन, एप्रोट्रोपिन, ये एमास्टेटिन कैन बी। तो ये जो एंजाइम्स है प्रोटीज ये सब क्या होता है कि नेज़ल के जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिटर होते हैं, तो उससे होता है कि डिग्रेड नहीं होता हमारा ड्रग। इसके बाद फॉर्मुलेशन अप्रोचेस में क्या नेज़ल जेल्स, ड्रॉप हो गए, नेज़ल स्प्रे हो गए, नेज़ल पाउडर हो गए, नेज़ल माइक्रो इमल्शन हो गए, माइक्रोस्फीयर हो गए, स्क्वीज बॉटल्स हो गए, मीटर डोज पंप हो गया और नेबुलाइजर्स हो गए।
इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे नेज़ल ड्रॉप। नेज़ल ड्रॉप बेसिकली उससे पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे पल्मोनरी का। बेसिकली क्या होता है सीओपीडी और अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो म्यूकस डिपोजिशन हो जाता है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो फिर इसके लिए बीटा 2 एगोनिस्ट डालना पड़ता है। लेकिन जैसे कि सैल्ब्यूटामोल जो क्या करती है, जो म्यूकस डिपॉजिट रहती है ना, जो एंट्रैप रहती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। और वो इन्फ्लामेशन भी कम करता है। इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो हमारा कंटिन्यू रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा जो जैसे हमने पढ़ा ना बीटा 2 एगोनिस्ट में, लाइक सैल्ब्यूटामोल होगा, टर्ब्यूटलिन होगा, ये बेसिकली क्या करता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स सच एज सोडियम वगैरह ये सब होते हैं यूज। उसमें था कि द लेटेस्ट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट promising application of the pulmonary are like it is being used to achieve the systematic absorption of the administration of the drugs, systemic as well as local, मतलब करता है वो इफेक्ट शो करता है। इसके बाद फिर हमारे क्या है कि particularly for those drugs that exhibits a poor viability when administered by the oral route, for example the peptides or proteins, the respiratory tract might be convenient port for the entry. Advantages इसमें क्या है बेसिकली it is needle free बेसिकली होता है, सो वी कैन एज कम्पेयर टू पेरेंटल इंजेक्शन वो पेन होता है, उसके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, और स्ट्रेन जो होता है मस्ट बी लाइक स्टेराइल होना चाहिए, सबका ध्यान रखना पड़ता है। बट इसमें लाइक इट इज़ मोर बेटर देन दैट। इट रिक्वायर्स लो एंड फ्रैक्शन ऑफ द ओरल डोज। इसमें क्या है कि ओरल डोज अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बट पल्मोनरी में डोज अगर कम भी डालोगे तो आराम से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच हो जाता है और हमारे को शो कर देता है एक्टिविटी। वेरी नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड नॉट एक्सपोज टू द ड्रग। onset of action बहुत क्विक होता है। डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग बाय द लिवर इज अवॉइडेड। उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक होता है बेसिकली ये। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी। इसमें क्या है हमारा कम्प्लेक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जैसे कि इट इज़ रिक्वायर्ड टारगेटिंग ऑफ द ड्रग, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। और इट इज़ रिक्वायर्ड टू टारगेट द ड्रग ऑफ एयरवेज एंड देयर डिवाइसेस, और एरोसॉल devices can be difficult to use in various factors affecting the reproducibility of the drug delivery system to the lungs। ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद म्यूकोसिलरी क्लियरेंस मतलब बढ़ जाता है, म्यूकस के थ्रू जो क्लियरेंस ड्रग का जल्दी से बढ़ जाता है। इसके इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द प्रोटीन कैन इंड्यूस द हार्मोनल सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। और बेसिकली यही सब हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमने पढ़ लिए। बस, थैंक यू।